वैसे हिंदू बोर्ड का जज, फिर बात बराबरी की होगी। जैसे वक्फ बोर्ड जहां जहां जमीन क्लेम करता है उसका मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता है, वैसे वैसे हिंदू बोर्ड जहां जहां उंगली रखेगा उसका मुकदमा कहां चलेगा? यानी काशी का मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा, कहां चलेगा? भोजशाला का मुकदमा हिंदू बोर्ड, भद्रकाली का मुकदमा। एक फायदा और होगा, जैसे अभी वक्फ एक्ट ये कहता है यहां बाबर का घोड़ा घास खाता था इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी है, तो हिंदू बोर्ड वाले भी बोलेंगे ये दिल्ली युधिष्ठिर ने बसाया था। ये पूरा का पूरा राम की भूमि है, भगवान राम ने तो पूरा अखंड भारत बनाया था ना। जैसे वो कह रहे हैं इधर औरंगजेब की बकरी घास खाती थी, ये वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। इधर हुमायूं का ये हो गया, इधर लोधी पता नहीं क्या करने आता था, ठीक है। तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, यहां लोधी, यहां खिलजी, यहां बाबर, यहां हुमायूं, यहां तुगलक, यहां शेरशाह, यहां ऐबक, ऐसे बता रहे हैं। फिर तो वो सारा अधिकार हिंदू बोर्ड को भी मिलना चाहिए। जितना बड़ा क्षेत्र युधिष्ठिर का था, जहां तक उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, वो पूरा किसका? भगवान राम का घोड़ा जहां तक गया था, जिसको गाजियाबाद कहते हैं, पहले गजप्रस्थ था। पांडवों ने 5 गांव मांगा, उसमें से एक गांव गाजियाबाद था, जिसको गजप्रस्थ थे। तो पूरा पूरा गाजियाबाद किसका? भगवान कृष्ण ने दूसरा गांव मांगा था तिलप्रस्थ, जिसको आज की डेट में फरीदाबाद कहते हैं, तो पूरा फरीदाबाद किसका? भगवान कृष्ण ने तीसरा गांव मांगा था पानप्रस्थ, उसको आज की डेट में पानीपत कहते हैं, तो पूरा पानीपत किसका? चौथा गांव उन्होंने मांगा था सोनप्रस्थ, जिसको आज की डेट में सोनीपत कहते हैं, तो सोनप्रस्थ किसका? और 5वां गांव था इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ को आज की डेट में दिल्ली कहते हैं, पूरा दिल्ली किसका? जौनपुर का नाम पहले जमदग्निपुरम था, तो पूरा जौनपुर किसका? मिर्जापुर का नाम पहले विंध्याचल था, पूरा विंध्याचल किसका? होशियारपुर का नाम पहले विदेह था, तो पूरा होशियारपुर किसका? ये बात हुई कि नहीं? बैलेंस। या तो भैया वक्फ एक्ट आप खत्म करो, और नहीं तो वक्फ एक्ट जैसा ही कानून बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो पिछले 500 साल की जमीन क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि 15वीं शताब्दी के पहले हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम था ही नहीं। बाबर से पहले भारत में कोई भी कन्वर्टेड हिंदू था ही नहीं। जितने कन्वर्टेड हिंदू आज आपको दिख रहे हैं सब बाबर के बाद आए। और यहां पूरा इतिहास है, पूरा भूगोल है, वेदों में लिखा हुआ है कहां भगवान जमदग्नि का आश्रम था, कहां भगवान भारद्वाज, महर्षि भारद्वाज का आश्रम था, कहां कश्यप जी का आश्रम था, कहां किसका आश्रम था, पूरा लिखा हुआ है। फिर तो पूरा पूरा वो क्षेत्र किसका हो जाएगा? ये कांग्रेस की मक्कारी का नतीजा था। ऐसा एक घटिया कानून बनाया जो बाद में बहुत बड़ा नासूर बन गया है, और आज की डेट में उसके पास 10 लाख एकड़ जमीन है। 2-4 एकड़ नहीं, 10 लाख एकड़। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है, और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 13 मालदीव बन सकते हैं। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 सिंगापुर बन सकता है। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी 5 बहरीन बन सकता है। हांगकांग 2,75,000 एकड़, वक्फ बोर्ड 10 लाख एकड़, यानी 3 हांगकांग बन जाएगा, फिर भी 2 लाख एकड़ जमीन बची रहेगी। डेनमार्क 3,45,000 एकड़, फिनलैंड 3,90,000 एकड़, मॉरिशस 5 लाख एकड़, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 मॉरिशस बन जाएंगे। लग्जमबर्ग 6 लाख एकड़, साइप्रस 8 लाख एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़, और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन। मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। जितना हमारे पास वक्फ बोर्ड की जमीन है, इतना क्षेत्रफल दुनिया के 50 देशों का नहीं है। 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है, लेकिन यह कानून बना है। और
दो ही तरीका है, मैं फिर से कह रहा हूं, जो मैंने अपनी PIL में बात रखी है आपको बताता हूं। जिसको हम दान कहते हैं, इसी को वक्फ कहते हैं। दान चोरी करके किया जाता है कि अपनी मेहनत ईमानदारी से? अगर मुझे पैसा दान करना है तो मैं अपनी पॉकेट से निकालूंगा या आपकी पॉकेट मार के करूंगा? अगर मुझे गाड़ी दान करना है तो मैं अपनी गाड़ी दान करूंगा या दूसरों को चोरी करके? अगर मुझे जमीन दान करना है तो अपनी जमीन दान करूंगा या दूसरों की? इसका मतलब यह हुआ, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को वक्फ का अधिकारी नहीं था, क्योंकि न यहां उनकी 1 इंच पुश्तैनी जमीन थी और न उन्होंने यहां मेहनत से कमाई। उन वैसी दरिंदों ने तलवार के दम पे जमीन कब्जा किया, आगजनी की धमकी देके कब्जा किया, बहन बेटियों का बलात्कार के जमीन कब्जा किया, इसलिए उनको वक्फ का अधिकारी नहीं था। और जब मुगलों को वक्फ का अधिकार नहीं था तो उनके नवाबों और निजामों को भी वक्फ का अधिकार नहीं था, क्योंकि उनके नवाबों और निजामों को भी 1 इंच यहां पुश्तैनी जमीन नहीं थी। आजादी के समय 50,000 एकड़ जमीन, आज की डेट में 10 लाख एकड़ जमीन, 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई। कैसे बढ़ी? जंगलों पे कब्जा, पहाड़ियों पे कब्जा, नदियों पे कब्जा, खेत खलिहानों पे कब्जा, गांव की ऊसर जमीन पे कब्जा, गांव की बंजर जमीन पे कब्जा, जो शादी विवाह के लिए जमीन छोड़ी जाती है उस पे कब्जा करते 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 10 लाख एकड़ जमीन हो चुकी है। ये सारी जमीन वापस होनी चाहिए। मैं आज निवेदन कर रहा हूं, या तो वक्फ एक्ट पूरी तरीके से खत्म किया जाए और नहीं तो वक्फ एक्ट जैसा ही सनातन एक्ट बनाया जाए। अगर आपके गाड़ी के पहिए में 44 छेद हो जाए तो आप पंचर बनवाते या पहिया बदलते? वक्फ एक्ट को सुधारने में 44 सुधार करना पड़ रहा है। कितना गड़बड़ है ये। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे 44 पंचर के बाद पंचर नहीं बनवाते, पहिया बदल देते हैं, वैसे 44 बदलाव करने की बजाय सीधे इस एक्ट को ही बदल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। सबके लिए एक समान दान संहिता, सबके लिए एक समान धर्मस्थल संहिता, मजहब के आधार पर कोई नियम नहीं, मजहब के आधार पर कोई कानून नहीं, जो कानून होना चाहिए सबके लिए एक होना चाहिए। चलो फिर थोड़ा आपको मैं होमवर्क भी दे देता हूं। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? सब यूज करते हैं। आपने अभी तक अपने फेसबुक पे अपने जान पहचान के, अपने रिश्तेदार नातेदारों को जोड़ा होगा। मैं आज आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, जो 5000 की लिमिट है ना, उस लिमिट को पूरा होने दीजिए। आप फेसबुक पे 5000 लोगों को जोड़िए। जोड़ने का तरीका यह है, आपका नाम राम कुमार है तो सारे राम को जोड़ लीजिए, रामचंद्र को भी जोड़िए, राम अचल को भी जोड़िए, राम यादव को भी जोड़िए, राम पासवान को भी जोड़िए, राम शर्मा को भी जोड़िए, राम उपाध्याय को भी जोड़िए, जितने राम है सबको जोड़ लीजिए। आपका नाम अगर उमा है तो सारी भारत की उमा को जोड़िए, कम से कम 5000 उमा का एक ग्रुप बना लीजिए। उसमें यह मत देखिए उमा कहां की है, बंगाल की है, गुजरात की है, कहां की है, जोड़िए। क्योंकि बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं है। ट्विटर पे 5 करोड़ लोग यूज है, भारत में 5 करोड़ लोग हैं, और फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। ट्विटर वालों को काफी कुछ जानकारी हो चुकी है, लेकिन उनकी संख्या टोटल 5 करोड़ है। जो सबसे बड़ा समूह है 50 करोड़ वाला, वहां हमारी रीच नहीं हो पा रही है। और हम लोग सोचते हैं नहीं फेसबुक तो आउटडेटेड हो गया। आपको बता दूं, सारे किसान, सारे मजदूर, गांव की रेडी पटरे वाले, सारे गोलगप्पे वाले, जितने हमारे भाई बहन हैं, सारे के सारे फेसबुक यूज करते हैं। फेसबुक यूज करने में शर्म की कोई बात नहीं है, उस पर दोस्तों की संख्या बढ़ाइए। हाँ, कोई उल्टी सीधी बात करे उसको ब्लॉक कर दीजिए, वो आपके हाथ में है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। और समस्याओं का मूल कारण और स्थायी समाधान लिखना शुरू करिए। भारत की जितनी समस्याएं हैं, इसमें से कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। इसमें से कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका इलाज न किया जा सके। बस हमें नियम कानून बदलना है। और
80% समस्याओं का समाधान नियम कानून बदल के हो सकता है। 80%। दो तरीके की सोच होती है। मैं ये नहीं कहता कि कौन सी सोच ठीक है। कुछ लोगों का यह मानना है कि समाज बदलेगा तो व्यवस्था बदलेगी। मेरा यह मानना है कि व्यवस्था बदलने पे समाज बहुत तेजी के साथ बदल जाता है। वही व्यक्ति नॉर्मल ट्रेन में चलता अलग व्यवहार करता है, मेट्रो में चलता अलग व्यवहार करता है, एयरपोर्ट चलता अलग व्यवहार करता है। व्यक्ति वही है, केवल रेल का नियम बदला, मेट्रो का नियम बदला, एयरपोर्ट का नियम बदला, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। नियम कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती, फ्री में बन जाता है। जब फ्री में बन जाता है तो पहले फ्री वाला काम कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक के बाद यहां हत्याएं होती रहती हैं, लेकिन सजा नहीं मिलती, और सजा नहीं मिलती इसलिए हत्याएं होती रहती। जितना अपराध भारत में इतना सिंगापुर में तो नहीं है। जितना अपराध भारत में इतना अमेरिका रूस में भी नहीं है। यहां तो हम लोग बार बार कहते हैं ना, हमारी एकता बढ़नी चाहिए। एकता में बाधक क्या है उसको समझिए। गांव में एकता टूटती कैसे है? एक व्यक्ति दबंग होता है, ध्यान से सुनिए कैसे एकता टूटती है। एक व्यक्ति दबंग है, वो चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो अपने बगल वाले गरीब की जमीन पे कब्जा कर लेता है। तो दो लोगों में दुश्मनी हुई, 20 घर हैं लेकिन बाकी 18 घरों में एकता बनी हुई है। लेकिन हमारा न्यायिक सिस्टम क्या करता है? पूरे 20 घर को दो फाड़ कर देता है। क्यों? न्यायिक व्यवस्था यह कहती है गवाह भी चाहिए हमें। अब जब गवाह चाहिए तो जो दबंग है वो भी 10 गवाह लाता है, जो बेचारा गरीब है वो भी 10 गवाह लाता है, तो पूरा गांव दो फाड़ में हो गया। हमारी जो व्यवस्था है वो जब तक बदलेगी नहीं तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी। जब तक आप गांव में कानून का खौफ नहीं पैदा करोगे, कोई व्यक्ति किसी की जमीन पे कब्जा न करे, कोई किसी की बहन बेटी को छेड़े ना, कोई किसी के साथ अत्याचार न करे, कोई किसी के साथ अपराध न करे, कोई पुलिस किसी को टॉर्चर न करे, जब तक ये व्यवस्था आप नहीं करोगे, आप शहरों में कोई भी बात कर लोगे, गांव में एकता आ ही नहीं सकती। हमारे देश की जो पहले न्यायिक व्यवस्था थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में देख लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में 4 तरीके का फॉर्मूला था। जस्टिस विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर फैसला। जस्टिस विद इन डे, 1 दिन के अंदर फैसला। जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह के अंदर फैसला। और कुछ केस होते थे जो थोड़ा लंबा चलते थे, तो उसकी जो टाइमलाइन थी जस्टिस विद इन मंथ थी, 1 महीने के अंदर फैसला हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में कोई भी मुकदमा 1 महीने से लंबा चला ही नहीं। रानी अहिल्याबाई होलकर के राज्य में कोई मुकदमा 1 महीने से लंबा चला ही नहीं। राजा विक्रमादित्य के समय में कोई मुकदमा 1 सप्ताह से लंबा चला ही नहीं। यह हमारी व्यवस्था थी। और आज अब हो क्या रहा है? एक गरीब आदमी जमीन पे कब्जा करता है, एक दबंग। गरीब क्या करे? मना करता है, वो नहीं मानता, वो अपने अड़ोस पड़ोस के 4 चौक को इकट्ठा करता है, उसका विरोध करता है। दबंग पुलिस वाले को 10,000 रुपए देता है, FIR करवा देता है। FIR हो गया, वो जेल गया। अब मुकदमा शुरू होता है, इधर से 10 गवाह चाहिए, उधर से 10 गवाह चाहिए। मुकदमा चलता है 30-40 साल तक। तो 40 साल तक वो गांव 2 फाड़ में टूट जाता है। अगर ये मुकदमा 6 महीने के अंदर डिसाइड हो जाए, साल भर के अंदर डिसाइड हो जाए, तो 40 साल तक गांव में 2 फाड़ नहीं रहेगा। धीरे धीरे गैप खत्म हो जाएगा, फिर लोग एक हो जाएंगे, लेकिन बढ़ता रहता है। जमीन के मुकदमे 30 साल 40 साल क्यों? क्योंकि भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं। भारत में झूठी शिकायत करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा मुकदमा करना गंभीर अपराध नहीं है।
झूठा आधार बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा राशन कार्ड बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। तो हो क्या रहा है, आप फर्जी डॉक्यूमेंट बना लीजिए, फर्जी शिकायत कर लीजिए, फर्जी मुकदमों में झोंक दीजिए, लोग परेशान हैं, लड़े जा रहे हैं। जब तक भारत की न्यायिक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक भारत में शांति समृद्धि नहीं आ सकती, तब तक एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरे साथ पीछे वो खड़े हुए हैं राजकमल जी, मुझे इशारा कर रहे हैं कि अभी यहां से इस्कॉन मंदिर भी पहुंचना है, इसलिए आप बात को अपनी खत्म करो। तो मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, आप लोग जोर से उठ जाइए। मैं आगे आगे कुछ बोलूंगा, आप दोनों हाथ उठा के बोलिए, मुझे चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी। आपको यही बोलना है, हम आगे आगे बोलते हैं। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की चिकित्सा से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की चुनाव व्यवस्था से, गुलामी की संस्कृति से, घूसखोरी कमीशनखोरी से, नशा तस्करी मानव तस्करी से, माओवाद नक्सलवाद से, अलगाववाद आतंकवाद से, जिहाद मजहबी उन्माद से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ से, जिहादी मिशनरी धर्मांतरण से, लैंड जिहाद लब जिहाद से, मजहब के आधार पर योजनाओं से, मजहबी नियम कानूनों से, मजहबी बोर्ड मजहबी मंत्रालय से। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।